Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 17.1 टू 17.5। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? द सॉलिड्स हुज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर व्हिच इज repeated periodically inside the crystal in three-dimensional are called crystalline solid. Every crystalline has definite melting point. So वो एटम्स जिनके सॉलिड्स एटम्स अरेंज्ड हों, मॉलिक्यूल्स रेगुलरली मैनर में अरेंज्ड हो, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। इसके साथ अमॉर्फस हमारे पास सेकंड डेफिनेशन पूछी गई, द सॉलिड व्हिच हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो अमॉर्फस कौन से होते हैं? जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है और इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। थर्ड डेफिनेशन हमसे पूछेगी है पॉलीमेरिक की। तो पॉलीमेरिक सॉलिड कौन से होते हैं? पॉलीमर्स में बी सेड टू बी मोर or less solids material with a structure that is intermediate between order or disorder. These are partially or poor crystalline solids. ऐसे सॉलिड जिनके अंदर एटम्स कुछ जगह पर अरेंज और कुछ जगह पर अरेंज ना हो, या सारे का सारा जो क्रिस्टल है वो प्रॉपरली अरेंज ना हो, एक ही जैसा, तो ऐसे सॉलिड को क्या कहते हैं? पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं। Question number 2 है define stress and strain. What are SI units? Differentiate between tensile, compressive and shear modes of stress and strain. So पहले हम stress को define करते हैं. It is defined as a force applied on unit area to produce any change in the shape, volume or length of the body. अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई की जाए तो उसकी लेंथ, शेप या वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ऐसा यूनिट स्ट्रेस के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, also given name Pascal, and mathematically it can be represented as stress is equal to force per unit area. स्ट्रेन देखें तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट, as it is a ratio of length therefore has no units. Mathematically it can be expressed as stress strain is equal to, यहाँ पर स्ट्रेन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेन जो है दो सेम क्वांटिटी की रेशियो है, तो स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। अब हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर मोड्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन को। तो हम एक टेबल के जरिए देखते हैं। अगर चेंज इन लेंथ होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस, और उसके नतीजे में जो चेंज आएगा लेंथ में वो क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा। अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आता है तो कंप्रेसिव या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और जो चेंज आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर लगने वाली फोर्स शेप को चेंज कर रही है तो वो शियर स्ट्रेस, और उसके नतीजे में जो शेप चेंज हो रही है उसमें हम कहेंगे शियर स्ट्रेन कहेंगे। सो इस तरह हम टेबल के थ्रू हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Question number 3 है define modulus of elasticity. Show that the units of modulus of elasticity and stress are the same. Also discuss its three kind. So पहले modulus of elasticity को define करते हैं. The ratio of stress to strain is a constant for given material provided the elastic limit is not exceeded. External applied force is not too large. अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो जो स्ट्रेस अप्लाई होगा उसका हम रेशियो ले लें स्ट्रेन के साथ, तो इस कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो को उसको ब्रेक कर दे। मैथमेटिकली हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हम जानते हैं स्ट्रेस के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर द सेम एज दोज ऑफ स्ट्रेस एज द स्ट्रेन हैज नो यूनिट। तो स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब हम इसकी तीन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यंग मॉडुलस आ जाता है। अगर लेंथ में चेंज आए तो टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन क्या कहलाता है? यंग मॉडुलस, और उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। अगर बॉडी की क्या आ जाए?
शेप में चेंज आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस। तो शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन आ जाता है, उस जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारे पास बल्क मॉडुलस आ जाए के, तो वॉल्यूमेट्रिक अगर चेंज आ जाए तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो इस तरह हम मैथमेटिकली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, draw a stress strain curve for a ductile material and then define the terms elastic limit, yield point and ultimate tensile stress. So हमें एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करनी है फॉर डक्टाइल मटेरियल, और फिर हमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। सो हम इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक डक्टाइल मटेरियल के लिए है। सो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इलास्टिक लिमिट। The greatest stress that a material can bear without any permanent change in shape is called elastic limit, जो कि यहाँ पर पॉइंट ए पर शो की गई है। हम यहाँ पर इस पॉइंट बी से पहले पहले जितनी भी है, परमानेंट चेंज से पहले पहले, यानी कि बॉडी में कोई परमानेंट चेंज नहीं आएगा। सो ओ से लेकर बी तक ये जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है। सेकेंड हमें करना है यील्ड पॉइंट। द लोएस्ट स्ट्रेस at which strain increases without increase in stress is called yield point. तो ये yield point जो B point है that is called yield point. और at the end हमें डिस्कस करना है UTS, the maximum stress that a material can withstand and can be regarded as the nominal strength of the material. जो point C हमें कर्व पर नजर आ रहा है that is UTS, ये जो maximum stress है that a material can bear without breaking, फ्रैक्चर से पहले पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल बियर कर सकता है उसको यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास एक्सटेंशन है। When some external force is applied on an object, then some amount of work is said to be done. This energy supplied is stored in the body in the form of potential energy. तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में डिस्प्लेस होते हैं, तो लगने वाली फोर्स क्या हो जाती है, उन एटम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। As due to the applied force, the distance between the molecules of solid increases or extension is produced if F is the force applied and delta S is the extension produced. Then अगर F हमने फोर्स लगाई और डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, तो हम जानते हैं वर्क को हम डिफाइन करते हैं F डेल्टा एक्स। अब एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो एरिया अंडर द कर्व हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर हमने ओ ए बी कंसीडर किया है तो ओ ए बी के अंदर डेल्टा एक्स अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास जो एरिया अंडर दी वर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द लूप, यानी कि ट्राइंगल बन रही है तो उसके लिहाज से वर्क डन आ जाएगा 1/2 एफ डेल्टा एक्स। This energy can be calculated with the help of area under the graph curve between the force extension graph. So जिस तरह की ग्राफ होगा, अगर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है तो हम इसके अंदर का एरिया स्टडी कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम है तो जो भी एरिया अंडर द ग्राफ या कर्व आएगा वो क्या होगा, वर्क डन होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द मटेरियल। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 के 17.125 डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 17.6 टू 17.11 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।